इंडसइंड बैंक अपना लाइफ टाइम हाई से अप्रोक्स 58% डाउन है और इसी टाइम में कुछ नेगेटिव खबर भी आया है, जैसे सीईओ का रिजाइन होना, अकाउंटिंग लैप्स होना और लॉसेस होना, जिससे खास करके रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है एंड पैनिक में है। सो जो लोग अभी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, क्या उसको ये अभी सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी है इस टाइम में और बाय करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 8 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बहुत ही सिंपल है एंड जिससे आप आसानी से खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको अभी क्या करना चाहिए। बट रिमेंबर, ये कोई बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन वाला वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस में है। आई एम नॉट एनी लाइसेंस होल्डिंग फाइनेंशियल एडवाइजर। सो लेट्स स्टार्ट। रीजन नंबर 1, इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है, आप देख सकते हो अप्रैल 15 में इंडसइंड बैंक ने डिस्क्लोज किया है अकाउंटिंग लैप्स इन द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रुपीस 1979 करोड़ ऑन इट्स नेटवर्थ, जो कि 2.27% है। सो ये एक अकाउंटिंग का इशू है, ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है। 1979 करोड़ ये इंडसइंड बैंक के लिए कितना बड़ा लॉस है। आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक का एक क्वार्टर का प्रॉफिट ही है 1400 करोड़, यानी कि 1 से 2 क्वार्टर का प्रॉफिट से ये लॉस आसानी से कवर हो सकता है। रीजन नंबर 2, बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा है कि इंडसइंड बैंक शायद सेकेंड येस बैंक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। येस बैंक में फ्रॉड हुआ था 5000 करोड़ रुपीस का, जो कि राणा कपूर ने ट्रांजैक्शन किए थे, पैसा को बाहर भिजवाया था। बट इंडसइंड बैंक में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडसइंड बैंक का प्रमोटर ने कोई पैसा बाहर नहीं ट्रांजैक्शन किया और भिजवाया, और इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं कि पर्सनली किसी का भी फायदा हुआ है। सो ये येस बैंक से टोटली डिफरेंट। इसके बाद भी येस बैंक को गवर्नमेंट ने बचाया है, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मैं नहीं, ये आरबीआई ने भी अपना ओपिनियन दिया है बैंक का फाइनेंशियल को लेकर, बैंक का जो डिपॉजिटर है उन लोगों के लिए। आप देख सकते हो रिजर्व बैंक ने एश्योर किए हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एश्योर्ड डिपॉजिटर ऑफ इंडसइंड बैंक ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। रिजर्व बैंक ने ये भी बोला है कि बैंक इज वेल कैपिटलाइज्ड एंड मेंटेन ए हाई लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि रिजर्व बैंक ने ये बताया है कि बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ काफी स्ट्रॉन्ग है, तो घबराने का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, रीजन नंबर 3, क्या बैंक का बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुआ है? आप देखो इसका जो रेवेन्यू था 2013 में जो 7000 के आसपास था, जो अभी 50,000 क्रॉस कर गया है, यानी कि बैंक का बिजनेस में और सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन नंबर 4, क्या ये बैंक प्रॉफिटेबल है? आप देख सकते हो 2013 में इसका नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़, जो अभी 7000 करोड़ क्रॉस कर गया, यानी कि बैंक प्रॉफिटेबल भी है, बैंक प्रॉफिट भी कमाता है। नेक्स्ट, रीजन नंबर 5, एनपीए, जो बैंक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इंडसइंड बैंक का अभी एनपीए है 0.68। आप अगर ठीक से फॉलो करोगे तो लास्ट काफी सालों से इसका जो एनपीए है वो एक रेंज में है, जो कि 0.57 से लेके 0.71 तक भी गया था। और ये ओनली इंडसइंड बैंक नहीं, आप अगर देखोगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी अभी एनपीए है 0.44, और एक टाइम 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक का एनपीए 0.87 तक भी चला गया था। तो ये एक कॉमन चीज है जो कि मैनेजेबल है। नेक्स्ट, रीजन नंबर 6, आरओई, जो कि खास करके फाइनेंशियल कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। इंडसइंड बैंक का अभी आरओई है 15.25, कोटक महिंद्रा बैंक का है 15.6 एंड एचडीएफसी बैंक का है 14.53, यानी कि कोटक महिंद्रा और इवन एचडीएफसी बैंक से भी इसका आरओई ज्यादा है, बेटर है। नेक्स्ट, रीजन नंबर 7, अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो आप देख सकते हो पब्लिक के पास 18% से भी कम स्टेक है और 82% स्टेक बिग प्लेयर के पास है, लाइक एफआईआई, डीआईआई, प्रोमोटर, इन लोग के पास है। तो ये एक साइन है कि बिग प्लेयर इस बैंक को लेके कॉन्फिडेंट है। नाउ नेक्स्ट है रीजन नंबर 8, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टिंग के लिए। रिमेम्बर, कंपनी जितना भी अच्छा हो, कभी भी उसको ओवर वैल्यू में खरीदना नहीं चाहिए, उसको हमेशा डिस्काउंट में बाय करना चाहिए। सो क्या इंडसइंड बैंक अभी वैल्यूएशन वाइज सही है या ये ओवर वैल्यू है? नाउ इंडसइंड बैंक का अभी पी है 9.04। आप देख सकते हो
बैंकिंग इंडस्ट्री का मीडियन पी है 11.48, यानी कि अभी जितना भी बड़ा प्राइवेट बैंक है उन सब में से इंडसइंड बैंक का पी सबसे सस्ता है, इंडस्ट्री पी से भी कम है। इंटरेस्टिंग बात है, इंडसइंड बैंक का आरओई है 15.25, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक और इवन एचडीएफसी बैंक से भी बेटर है। नेक्स्ट हम लोग अगर इसका पीबी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो है 1, जो कि बाकी जितना भी बड़े बैंक है उसका है 2 से 3, यानी कि बुक वैल्यू वाइज भी ये सस्ता है। स्टॉक का प्राइस है अभी 838 रुपीस एंड इसका बुक वैल्यू है 836 रुपीस, यानी कि ये अभी अपना बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगर इसका पीईजी रेशियो देखते हैं, जो कि वैल्यूएशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशियो है, तो इंडसइंड बैंक का पीईजी रेशियो है 0.41 और इस बैंकिंग इंडस्ट्री का पीईजी रेशियो है, मीडियन पीईजी रेशियो है 0.45, यानी कि ये अपना मीडियन एवरेज से भी कम में ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली पीईजी रेशियो 1 के नीचे होने से अंडर वैल्यू माना जाता है और इसका है 0.41। नाउ अगर आप अभी भी इसे देख रहे हो तो आपके लिए कुछ बोनस एडवाइस है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे आप स्टॉक मार्केट में लॉस करने से बच सकते हैं एंड लॉन्ग टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बनाने के लिए, जो आपको हेल्प कर सकता है। नंबर 1, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। कभी भी कंपनी जितना भी अच्छा हो, एक कंपनी में 5% से ज्यादा हमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, खास करके अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, फॉर इमोशन और न्यूज और अदर्स थिंग, बट रिमेम्बर अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस भी लॉन्ग टाइम में ऊपर ही जाने वाला है। नंबर 3, वैल्यूएशन मैटर फॉर इन्वेस्टिंग। रिमेम्बर इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दुनिया का फेमस इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट भी कोई भी कंपनी को कोई भी प्राइस में नहीं खरीदते हैं, वो तभी खरीदते हैं जब वो ग्रेट बिजनेस के साथ साथ एक प्रॉपर वैल्यूएशन में मिलता है, अंडर वैल्यू में मिलता है, तब बाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वॉरेन बफेट को एप्पल का बिजनेस समझ में आया तब वो तुरंत एप्पल को खरीदा नहीं, उन्होंने वेट किए जब एप्पल 2016 में डाउन हो गया, काफी अंडर वैल्यू में मिल रहा था, तब जाके वॉरेन बफेट मैसिवली एप्पल स्टॉक को बाय किए, जिससे उन्होंने आगे जाके $billion बनाया है थ्रू एप्पल स्टॉक। रिमेम्बर कंपनी जितना भी अच्छा हो, कभी भी उसे ओवर प्राइस में खरीदना नहीं चाहिए। जैसे इंडसइंड बैंक में अगर किसी ने टॉप में खरीदा है तो वो अभी लॉस में है, बट ये सेम इंडसइंड बैंक में जो लोग आफ्टर कोविड के बाद खरीदा, वो लोग अभी भी प्रॉफिट में है। सो स्टॉक सेम है, बट वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं आपका लॉस कितना ज्यादा हो सकता है और कितना कम, और आप कितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। नंबर 4, ऑलवेज इन्वेस्ट योर ओन मनी। कभी भी आपको किसी से उधारी लेकर, बोरो कर और मार्जिन मनी लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 5, आपको कभी भी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर आपको जरूरत पड़े। सो अगर ये कुछ रूल्स को अगर आप याद रखते हो और इसे फॉलो करते हो तो लॉन्ग टाइम पर स्टॉक मार्केट से आप एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। सो अभी करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक इंडसइंड बैंक में 140% पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटी है। रिमेम्बर एफडी करने से हमारा पैसा 10 से 12 साल में डबल होता है। सो 140% रिटर्न के लिए अगर हमें 6 साल भी लग जाता है तो भी ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को सिंपल भाषा में सीखना चाहते हो तो इसके ऊपर मेरा एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल कोर्स है जो कि अभी काफ़ी एफोर्डेबल भी है। सो आप इसे चेक करके देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and I will see you in the next video. Take care. Disclaimer: this video is not for any buying or selling recommendation. It's only for educational purpose and example purpose. I am not any financial license holding advisor. Before investing or taking any decision, please
consult with your license holding financial advisor. Thank you.